ये दुख भरी कहानी मेरी मनहूसियत का सबसे बड़ा सच है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसका ज़िंदगी में दुखों के अलावा कुछ नहीं। मैंने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी और ना ही मुझे लोगों से मिलने दिया जाता था। मेरी उम्र 21 साल है। मैं जवान हो चुकी थी, मगर मेरी माँ मेरी शादी नहीं करा रही थी। मैं अपनी माँ से बहुत तंग आ गई थी, बल्कि वो मुझे घर से बाहर तक नहीं जाने देती थी। मुझे घर में हमेशा ही कैदियों की तरह रखा जाता था। एक दिन मैं माँ से छुपकर मंदिर में प्रार्थना करने चली गई। वहाँ पर मैंने एक बाबा को देखा। मैंने बाबा से कहा, बाबा जी मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ मुझे घर में कैद करके रखती है, यहाँ तक कि मेरी जवानी की उम्र में वो मेरी शादी तक नहीं कराना चाहती। मगर जैसे ही उन्होंने मेरी बात सुनी, वो गुस्से से लाल हो गए और वो चीखते हुए कहने लगे, तेरी वजह से तेरे घर वालों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। बाबा अपनी जगह से उठकर भाग गया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे लगा कि ये बाबा पागल है। मगर मैं जैसे ही घर में आई तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरा नाम सुनिधि है। मैं दुनिया की उन खुशकिस्मत लड़कियों में से थी जिसमें ढेर सारी खूबसूरती मौजूद थी। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया में कोई भी पूरे तरीके से खुशकिस्मत नहीं हो सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमेशा मेरी खूबसूरती की वजह से मेरी माँ को हमेशा मेरी फिक्र ही लगी रहती थी। ना वो मेरी शादी कराना चाहती थी और ना ही वो मुझे कहीं आने जाने देती थी। जब भी उनसे इस बारे में बात करती थी कि मैं कहीं बाहर जाना चाहती हूँ या फिर बाजार जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दीजिए, तो वो मुझे सख्ती से मना कर दिया करती थी और कहती थी कि तुम्हें नज़र लग जाएगी। उनकी बात सुनकर मैं मायूस हो जाती थी और काफ़ी सालों से मैं अपने ही घर में कैदी बनी बैठी थी। मेरे हर जगह जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। वजह सिर्फ यही थी कि मुझे नज़र लग जाएगी। मेरे दिन यूं ही घर के काम और उदासी में गुजर रहे थे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के रूटीन के सिवा और कुछ नहीं था। इन्हीं दिनों मेरे घर वालों ने मेरे बड़े भाई की शादी तय कर दी थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरी खुशी तो इस वजह से भी ज़्यादा थी कि मुझे अपने दोस्त और बाकी खानदान की लड़कियों से मिलने का मौका मिल रहा था और मैं उनसे बहुत सारी बातें भी करूँगी। इसीलिए तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मगर जैसे ही मेहमान घर में रहने के लिए आने लगे तो मेरी माँ ने मुझे सख्ती से मना कर दिया और कहा कि किसी से भी ज़्यादा दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो तुम्हें बाहर ले जाने के लिए ज़िद करे तो तुम्हें उन्हें साफ मना कर देना, मुझे जवाब देने की ज़रूरत ना पड़े। मैं मायूस हो गई, लेकिन फिर भी मैं खुश थी। मेहमान घर आकर रहने लगे तो मेरे कुछ कजिन ने मुझसे कहा कि चलो शॉपिंग करने के लिए चलते हैं, मगर मैंने माँ की बताई गई बात पर गौर करते हुए उन्हें मना कर दिया। पहले दूसरे दिन मना करने के बाद तीसरे दिन वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। वैसे तो उनकी ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं थी, मगर मैं खुद उनके साथ जाना चाहती थी, क्योंकि उस दिन मेरी माँ घर पर नहीं थी। मैंने सोचा कि माँ घर पर नहीं है, इसीलिए उनको पता भी नहीं चलेगा और शाम को वापस आना है। और शादी के घरों में तो इतने काम होते हैं कि उन्हें मेरी तरफ ध्यान देने का मौका भी नहीं मिलेगा। बहुत दिनों बाद मैं घर से बाहर निकल रही थी। मुझे हर चीज़ नई और खूबसूरत लग रही थी। मैं बहुत खुश थी। अभी मुझे बाजार आए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि मैंने एक जगह पर देखा जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मैंने सोचा, यहाँ ऐसा क्या हो रहा है जो लोग इतनी भीड़ लगाए हुए खड़े हैं। ये बात जानने के लिए मैं भी उस भीड़ के करीब पहुंची तो मुझे पता चला वहाँ पर एक बुढ़ा फकीर बैठा है। मैंने एक औरत से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? तो वो बोली कि ये एक बुजुर्ग बाबा है, जिसके लिए भी ये प्रार्थना करते हैं उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। मैंने सोचा कि इन बाबा से मैं भी अपने लिए कुछ दुआ करवाती हूँ, क्या पता मेरी विनंती भी मेरे ईश्वर सुन ले। मैंने इस बाबा से अपने बारे में बात की। पहले तो मेरा चेहरा देखकर उनकी आंखें लाल हो गई। फिर बोले, तेरी वजह से तेरे घर वालों पर मुसीबत आएंगी, तू अपने साथ सबको ले जाएगी, तेरी वजह से तेरे घर वालों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस बाबा की बातें सुनते ही मेरा दिल डर गया और मेरा शरीर कांपने लगा। आसपास खड़ी औरतें भी मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखने लगी। उसके बाद हम सब लोग घर पर आ गए, लेकिन जैसे ही मैं घर पर आई तो पूरे घर का मंजर देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। हर तरफ लोग बैठे हुए रो रहे थे। घर में एक मातम छाया हुआ था। किसी भी तरह से ये शादी का घर नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी की मौत हो गई हो। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था कि कहीं माँ को मेरे बारे में पता ना चला हो, मगर उन्हें पता तो चल गया था कि मैं घर से बाहर गई थी। मुझे काफ़ी शर्मिंदगी हुई। मेरे साथ बाकी सब भी परेशान हुए और फिर हमें पता चला कि मेरी जो मासी, जिनका घर हमारी गली में ही था, उनकी मौत हो गई है। वो मेरी माँ से जवान थी, इसीलिए हर तरफ उदासी छाई हुई थी। शादी भी कैंसिल हो चुकी थी। सब लोगों ने कहा
कि शादी के समय इस तरह का अपशकुन होना कोई अच्छी बात नहीं है, इसीलिए शादी तोड़ दी गई थी। इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे इस बात का पता ही नहीं चला। शाम तक पूरा घर खाली हो गया। फिर मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मुझे कहने लगी, तो मेरी इजाज़त के बिना बाहर क्यों गई, और मुझ पर चिल्लाने लगी। मैंने कहा, मैं नहीं गई थी, बल्कि वो लोग मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेकर गए थे। मेरी माँ को मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा कि आज से 10 दिन तक तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। मैंने कहा, हाँ, वैसे भी घर के अंदर ही तो रहती हूँ। तब माँ एकदम से बोली, हाँ, लेकिन अब तुम कमरे से भी नहीं निकलोगी। ये सुनकर मेरा दिमाग ही चकरा गया, लेकिन मैंने गलती की थी तो मुझे उसकी सज़ा भी मिल रही थी। उन 10 दिनों तक मुझे उस बाबा की बातें याद आती रहीं। क्या मेरी काली किस्मत की वजह से ऐसा हुआ है? ये सोच आते ही मुझे खुद से भी डर लग रहा था। मैं 10 दिन तक अपने कमरे में बंद ही रही। जब 10 दिन के बाद मैं कमरे से बाहर निकली तो कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। हर कोई अपने अपने कामों में बिजी था। मुझे लगा मैं किसी गलत घर में आ गई हूँ या फिर ये लोग मुझे देख नहीं पा रहे। मैं 10 दिन के बाद कमरे से बाहर निकल आई हूँ। ना तो कोई मेरे भाई बहन मुझसे बात कर रहा था और ना ही उन्हें मेरे बाहर आने की खुशी हो रही थी, बल्कि मेरे भाइयों ने तो मुझे देखकर मुंह बना लिया था और उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थी। अब तक सब लोग मुझसे नाराज क्यों हैं? क्या वो शादी में मौत की वजह मुझे समझ रहे हैं? मैं उन्हीं सोच में गुम हो गई थी। तभी मेरी माँ मेरे पास आई और एक चादर देकर मुझे कहने लगी, अब तुम्हें ये चादर हर वक्त पहनकर रखनी है। मैंने कहा, माँ, अब तो मैं अपने घर के अंदर हूँ और यहाँ कोई गैर भी नहीं रहता, सब मेरे अपने ही तो है, फिर मुझे अपने ऊपर चादर ढाक के रखने की क्या ज़रूरत है? माँ ने कहा, ज़्यादा अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं, जो तुम्हें करना था वो तुमने कर दिया, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मेरी माँ ने कभी मुझसे इस तरीके से बात नहीं की थी। माँ ने कहा कि दोबारा अपने कमरे में वापस चली जाओ। आज के बाद तुम्हें अपनी ज़िंदगी में यही रूटीन बना लेना है। सुबह 10 बजे से पहले अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना और शाम होने से पहले ही अपने कमरे में वापस चले जाना है। उनका हुक्म सुनकर मैं दंग रह गई थी। क्या ये मुझे अभी भी उसी गलती की सज़ा दे रही थी? मगर मैंने फ़िलहाल अपनी माँ से कोई बहस नहीं की। अचानक रात के वक्त हमारे घर में झगड़ा शुरू हो गया। उनकी आवाज़ों की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। आखिर वो लोग किस बात पर बहस कर रहे थे? मैं ये भी नहीं जान सकती थी, क्योंकि माँ ने कमरे से बाहर निकलने से मना किया था। जैसे ही सुबह हुई, मैंने बाहर निकलकर सबसे पूछा, रात को हमारे घर में झगड़ा क्यों हो रहा था? मगर मेरी बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे छिड़क कर कहा कि तुम्हें अब किसी भी बात का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने जो गलती की है उसका नुकसान अब हम भुगतेंगे। मैं जानती थी गलती मेरी ही है, मगर कैसी भरपाई करने की बात कर रहे थे। पूरा दिन गुजरने के बाद मैं अपने कमरे में गई तो मैंने खुद से फैसला लिया कि मैं घर में जो कुछ भी हो रहा है इस बारे में पता लगाकर ही दम लूंगी। आखिर मेरी वजह से ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था? मैंने घर से सिर्फ बाजार तक जाने की गलती की है, वो भी माँ सिर्फ मुझे इसीलिए मना करती थी ताकि मुझे नज़र ना लगे। नज़र लगेगी तो मुझे लगेगी, इसके लिए सारा खानदान मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहा था? जैसे ही रात हुई, दोबारा मुझे अपने घर से झगड़े की आवाज़ें आने लगी तो मैं अपने कमरे को खोलकर बाहर निकल आई। सीढ़ियों से चुपकर मैं देख रही थी, वहाँ काफ़ी लोग मौजूद थे और उन सब के बीच एक आदमी था जो सर पर पगड़ी रखकर बैठा हुआ था। मेरी माँ का मुंह ऐसा हो रहा था जैसे अभी रो पड़ेगी, जबकि मेरे पिता ज़मीन पर बैठे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब लोग इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं और ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये आदमी कौन है। मगर इतना ज़रूर समझ गई थी कि मामला बहुत संगीन है। कुछ सोचकर मैं अपने कमरे में आ गई और फिर मैंने सोच लिया कि मैं उस आदमी के बारे में पता लगाकर ही रहूंगी। इस परेशानी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर भी मैंने सोने की बहुत कोशिश की। सुबह मेरी नींद खुल गई क्योंकि माँ ने मुझे बाहर निकलने से मना किया था, इसीलिए मैं उनकी बात ना मानकर बाहर निकल आई। आखिर सुबह सवेरे मुझे कमरे से बाहर ना निकलने का हुक्म क्यों दिया गया था? ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सब 8 से 10 बजे के दरमियान उठते थे। आज वो सुबह सवेरे उठकर बाहर निकले हुए थे और वो आदमी भी उठकर रो रहा था। ये मेरे घर में क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। किचन से भी आवाजें आ रही थी, मतलब कि नाश्ता बन रहा था। मुझे समझ आ गया कि अब खामोशी से एक तरफ खड़े रहकर तमाशा देखने से कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए मैंने सबके सामने जाने का फैसला कर लिया। लेकिन मुझे क्या मालूम था सबके सामने इस वक्त जाने का फैसला मेरे लिए किस कदर गलत साबित होगा। जब मैं इस आदमी के सामने गई और मैंने कहा कि आप कौन हैं, मेरी आवाज़ सुनते ही घर के सभी लोग हैरान होकर मुझे देखने लगे। फिर मैंने अपने सारे घर वालों की तरफ देखा। मैंने कहा कि आप लोग इस आदमी से इतना क्यों डर रहे हैं? कौन है यह आदमी?
मैंने कल रात भी आप लोगों को देखा था। अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ था कि मेरी माँ ने आगे बढ़कर मुझे एक जोरदार तमाचा मार दिया और कहा कि बदतमीज लड़की, अपनी माँ की बातों का मान रखना भी भूल गई हो। मैंने कहा था कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना। अभी मेरी आदमी की बात पूरी नहीं हुई थी कि उस आदमी की आवाज़ पूरे घर में गूंजी। वो कहने लगा, मैं तुम सब लोगों को जेल करवा दूंगा। तुमने इस लड़की को मुझसे छुपाकर अच्छा नहीं किया। अब इस लड़की को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तो पहले ही जानता था कि ये जिंदा है। उसकी अजीब सी बातें सुनकर मैंने सारे घर वालों की तरफ देखा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहे हो कि तुमने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली हो। अब मुझे समझ आ गया था कि बिना पूरी बात जाने मैंने जो कदम उठाया था मेरे लिए गलत साबित होने वाला है। पहले मुझे जान लेना चाहिए था कि मामला क्या है, फिर उस आदमी के सामने आना चाहिए था। मगर उसकी ऐसी बातों का हकीकत में क्या मतलब होगा? सारे घर वाले खामोशी से एक तरफ बैठ गए, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर लिया हो। कुछ देर में बहुत सी गाड़ियां हमारे घर के बाहर आकर रुक गई, जिसमें बहुत से लोग जमा थे और उनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें भी थे, जिन्हें देखकर मेरे सारे घर वाले डरने लगे। मैं बहुत चिल्लाई, मुझे बचा लो। ये सब कुछ क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी किसी ने भी कोई बात नहीं सुनी। सब लोग खामोशी से मुझे जाता हुआ देखने लगे। वो मुझे लेकर चले गए तो मुझे लगा आज तो शायद मेरी मौत पक्की है, क्योंकि उस आदमी की बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो मुझे मारकर ही दम लेगा। वो मुझे एक बहुत बड़ी हवेली में लेकर आ गए और अंधेरे कमरे में अंदर बंद कर दिया और कहा कि 2 दिन बाद तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, मगर अपनी मौत का सुनकर मैं डर के मारे कांपने लगी थी। अब मुझे अपनी माँ और बाकी घर वालों की बहुत याद आ रही थी, मगर मैं अपनी गलती पर सर पटकने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। काश मैं उनकी हर बात को मानती रहती तो आज मेरा ये हाल ना होता। उस बुजुर्ग आदमी ने सही कहा था, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी और मेरे पास और कोई चारा नहीं था। रात को उस कमरे में एक बूढ़ी औरत आई। मुझे देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया और वो कहने लगी, मत मारी, तुम इतने साल तक कहाँ थी? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बिस्तर पर पड़ा हुआ है। मुझे तो उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने उनसे बहुत बार कहने की कोशिश की कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने मुझे बहुत मारा और खाना भी नहीं दिया। सुबह होते ही मुझे खाना मिला तो मैंने तुरंत खाना खा लिया, लेकिन इन लोगों का दिया हुआ खाना खा लेना मेरी गलती साबित हुई, क्योंकि उस खाने के बाद मैं गहरी नींद में सो गई और फिर उस वक्त मेरी आँख खुली जब ये लोग मुझे मारने के लिए ले जा रहे थे। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चीख कर उनकी मदद मांगी और मगर उन लोगों ने मेरा मुंह बंद कर दिया था और मुझे लेकर एक शमशान घाट के पास घने जंगलों में लेकर चले गए। जिस जगह मुझे लाया गया था वो जगह साफ सुथरी थी, मगर सामने मौजूद इंसान को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि वही बाबा मौजूद था जो मुझे उस दिन बाजार में मिला था। उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर वालों पर मुसीबत आएगी। उसे देखते ही मेरा दिमाग चकरा गया। मुझे समझ आ गया कि बाबा भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है, मगर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। और उस वक्त वहां पर एक चारपाई पर एक बीमार लड़का लेटा हुआ था। मैं समझ गई कि ये वही है जिसकी बीमारी की वजह से ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। फिर बाबा ने कहा, जैसे ही मैं बोलूं वैसे ही तुम इस लड़की को मार देना, मगर ख्याल रखना इस लड़की की चीखें तुम्हारे बेटे के कानों में जरूर जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं चीखने चिल्लाने लगी। मैंने कहा, क्या तुम लोग पागल हो? मुझे मारने से ये लड़का कैसे ठीक हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया जाए तभी ये ठीक होगा। मेरी बात सुनकर उस औरत ने मुझे दोबारा थप्पड़ मारा और कहा कि खबरदार जो अपने मुंह से मेरे बेटे का नाम भी लिया। अभी झगड़ा चल ही रहा था कि उसी वक्त वहां पर पुलिस आ गई। पुलिस को देखते ही वो बाबा भागने लगा, मगर वहां मौजूद लोगों ने उसे रोका कि तुम कहाँ जा रहे हो? इस लड़की को मारेंगे तो हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। हमारे लड़के को ठीक करके ही जाना। लेकिन पुलिस ने उन सबको अपनी हिरासत में ले लिया था। तभी वहां मौजूद लोगों को पता चला कि ये बाबा एक बहुत बड़ा मुजरिम है जो कई सालों से लोगों को बेवकूफ बना रहा है। मेरे माँ बाप और बाकी घर वाले भी पुलिस के साथ आने से मैं समझ गई थी कि पुलिस को इन्हीं लोगों ने बुलाया है। पुलिस इन सब लोगों को पकड़कर ले गए। मैं अपने घर में आने के बाद अपने माता पिता और बाकी सबसे माफी मांगने लगी, लेकिन अपनी माँ से पूछा कि माँ, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा था? उस आदमी को आप लोगों ने क्यों नहीं रोका जब वो मुझे यहाँ से ले जा रहा था? तो मेरी माँ ने कहा, मैं तुम्हें एक दिन सब कुछ सच बताने ही वाली थी, लेकिन मैं किसी ऐसे मौके का इंतजार कर रही थी जब सब कुछ बिल्कुल सही हो जाए। मगर जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई मुझे पता चल गया था कि इस इंसान को तुम्हारे बारे में ज़रूर पता चल जाएगा। इसीलिए जब तुम घर वापस आई
उससे भी पहले मुझे इस इंसान के यहाँ आने की खबर हो गई थी। इसीलिए मैंने तुम्हें कमरे में बंद रहने को बोला था कि 10 दिन के अंदर हम इस इंसान को बहला फुसला कर यहाँ से भेज देंगे। मगर 10 दिन के बाद भी वो यहीं पर मौजूद था। मैंने पूछा, माँ आखिर वो इंसान कौन है? वो आदमी मेरे और आप लोगों के पीछे क्यों पड़ा हुआ था? तब मेरी माँ ने बताया कि वो आदमी तुम्हारे दादाजी की दूसरी बीवी का बेटा है, जो पहले हम लोगों के साथ ही रहा करता था। लेकिन जिस दिन तुम पैदा हुई उसी दिन उसके बेटे के साथ एक हादसा हो गया। उसकी बीवी के हाथों उसका बेटा दूसरी मंजिल से गिर गया था। मगर डॉक्टर ने बोल दिया कि उनका बेटा कभी भी ठीक नहीं हो सकता। वो एक चारपाई पर जिंदा लाश की तरह पड़ा रहेगा। बाद में उनकी बीवी ने उनके दिमाग में ये वहम भर दिया कि उस मनहूस लड़की के पैदा होते ही हमारे बेटे पर मुसीबत आ गई, इसीलिए हमें किसी बाबा के पास जाना होगा। ये बात सुनते ही सब लोगों का दिमाग खराब हो गया और सब लोग उस औरत की बातों में आ गए। अंत में सब इसी बाबा का किया कराया था। ये लोग इस बाबा को उठाकर ले आए। बाबा ने कहा, सब कुछ इस लड़की की वजह से ही हुआ है। जब ये लड़की मरेगी तभी तुम्हारा बेटा ठीक होगा। बस तब से ये लोग तुम्हें मारने के पीछे पड़े हुए हैं। जब खानदान वालों को इसके बारे में पता चला तो खानदान वालों ने इसे बॉयकॉट कर दिया और कहा कि हमेशा हमेशा के लिए घर से चले जाओ। तब ये लोग कहीं दूर चले गए, मगर कुछ साल बाद ही वापस आ गए। जब ये लोग वापस आ गए तो मैंने तुम्हारा हर जगह आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों तक तुम्हारी ये झूठी खबर पहुंचा दी थी कि तुम्हारा एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मगर शादी के वक्त उन्हें तुम्हारे जिंदा होने की खबर मिल गई तो वो दोबारा घर में वापस आ गए। मगर फिर भी हमने सोचा कि हम इनको भगा देंगे। 10 दिन तुम्हें कमरे में रखा, मगर फिर भी तुम्हारी बेवकूफ़ी से उन्हें पता चल गया। पर अब हमें एहसास हुआ, जब तक हम डरते रहते हैं तब तक डर हमारे सर पर तलवार की तरह लटका रहता है, जैसे कि हमारे साथ हुआ था। ये सब सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। शायद मैं मौत से ही लड़कर वापस आई थी। अब मुझे सच्चाई का भी पता चल गया था। माँ मुझे घर से क्यों नहीं निकलने देती थी। हमारे माता पिता हमारे बारे में भला ही सोचते हैं, लेकिन हम कभी कभी अपनी भावनाओं में उन्हें गलत ही समझ बैठते हैं। कुछ दिनों बाद मेरी भी शादी एक अच्छे लड़के से हो गई और मेरे भाई की भी शादी हो गई। हम सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। अब मुझे और मेरे परिवार को किसी का भी कोई डर नहीं था। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी कई दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए आपके कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।